दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ मिस्टर वॉरेन बफेट की लाइफ स्टोरी शेयर करने वाला हूं, जिसको दुनिया एक इन्वेस्टमेंट गुरु और द फोर्थ रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड से भी जानती है। दोस्तों मैंने वॉरेन बफेट की लाइफ से बहुत कुछ सीखा है और इसीलिए आज हम लोग उनकी बायोग्राफी द स्नोबॉल से देखने वाले हैं कि वॉरेन बफेट ने $85 बिलियन बनाने से पहले अपना पहला मिलियन कैसे बनाया। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल के वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। वॉरेन बफेट 30 अगस्त 1930 में अमेरिका के शहर ओमाहा में पैदा हुए। उनके पिता का नाम हावर्ड बफेट था, जो पहले एक स्टॉक ब्रोकर थे और बाद में एक पॉलिटिशियन बने, और उनकी माँ एक हाउसवाइफ थी। बफेट अपने माँ बाप के तीसरे बच्चे थे और इकलौते बेटे। बचपन से ही बफेट को मैथ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और बचपन से ही वो पैसे और बिजनेस के मामले में सबको हैरान करने लग गए। वो अपने फादर की स्टॉक ब्रोकरेज शॉप पे जाकर काफी कम उम्र में ही स्टॉक के प्राइसेस ब्लैक बोर्ड पे लिखा करते थे। वॉरेन बफेट ने अपने सबसे पहले पैसे च्युइंगम बेच के कमाए थे, जो अपने दादा की शॉप से लेकर पड़ोस में ले जाकर बेचा करते थे। उसके बाद उन्होंने अपना एक नया बिजनेस शुरू किया जिसमें वो कोल्ड ड्रिंक्स बेचा करते थे, और इसके लिए उन्होंने शॉप के बाहर गिरे हुए ढक्कनों को गिन के ये पता लगाया कि सबसे ज्यादा कौन सी कोल्ड ड्रिंक सेल होती है, और ऐसे उन्हें ये पता लगा कि कोका कोला ही वो बॉटल है जो सबसे ज्यादा बिकती है। और ऐसे ही वो अपने ग्रैंडफादर की शॉप से कोका कोला के 6 पैक 25 सेंट्स के खरीदने लग गए और उन्हीं पैक को बेचकर हर एक पैक पे 5 सेंट का प्रॉफिट बनाने लग गए। इसी तरह जब उनके एज के बच्चे खेल कूद में बिजी थे, उसी एज में वॉरेन बफेट पैसे बनाने लग गए। उनको बचपन से ही पैसों की लत लग चुकी थी, क्योंकि उन्हें ये पता लग गया था कि पैसा उन्हें आजाद बना सकता है और वो अपने बॉस खुद बन सकते हैं। उनको दूसरों के लिए काम करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर 10 साल की उम्र में उनके हाथ एक ऐसी चीज लगी जो उनको उनके इस मंजिल तक पहुंचा सकती थी। लाइब्रेरी में घूमते हुए उनके हाथ एक बुक लगी जिसपे लिखा था कि $1000 बनाने के 1000 तरीके। उन्होंने जल्दी से वो बुक उठाई और उसको पढ़ना शुरू कर दिया। उस बुक में 1000 तरीके दिए थे, बट वो ज्यादातर उतने प्रैक्टिकल नहीं थे। बट उसी बुक में दिया हुआ एक आइडिया उनको बहुत पसंद आ गया। उसमें ये था कि वेइंग मशीन पे लोगों का वेट नापना और उनसे पैसे लेना। उनको लगा कि ये आइडिया बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा और उन्होंने ये सोचा कि पहले वो एक वेइंग मशीन खरीदेंगे और उससे पैसे कमाएंगे, बाद में उससे और वेइंग मशीन खरीदेंगे और उनसे और ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। और उनको ये लगा कि यही वो आइडिया है जिससे उनकी कंपाउंडिंग हो सकती है, क्योंकि दोस्तों उसी बुक का जो सेकंड बिगेस्ट आइडिया जो उन्हें पसंद आया वो था कंपाउंडिंग, जिसमें ये लिखा था कि अगर आप हर साल $1000 को 10% से ग्रो करो तो 5 साल बाद आपके पास $1600 हो सकता है, 10 साल बाद आपके पास $2600 हो सकता है और 25 साल बाद $10,800 हो सकते हैं। वॉरेन बफेट कंपाउंडिंग का ये पावर जान के हैरान हो गए थे, क्योंकि अगर कांस्टेंट रेट से अगर पैसे कंपाउंड होते रहे तो कुछ ही साल बाद वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अगर आज का $1 कुछ सालों बाद $10 हो जाएगा तो आज के ही उस $1 को $10 की तरह ट्रीट करने लग गए। और अब उनको ये समझ में आ गया था कि जितना जल्दी वो पैसा सेव करेंगे उतना ही जल्दी वो पैसा कंपाउंड हो सकता है। और उन्होंने 10 साल की उम्र में ही ये सारी कैलकुलेशन करके अपने सारे फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स को बता दिया था कि वो 35 साल की उम्र में एक मिलियनेयर बन जाएंगे। और उसके 1 साल बाद उन्होंने फाइनेंस की दुनिया में कदम रखा और 11 साल की उम्र में अपना पहला शेयर खरीदा। अपने पहले के बिजनेस से वॉरेन बफेट $120 सेव कर चुके थे। अपनी बहन डॉरिस के साथ पार्टनरशिप करके उन्होंने 3 शेयर सिटी सर्विस के खरीदे, जो उस समय $38 पर शेयर पे ट्रेड कर रहा था। और उनके वो शेयर खरीदते ही वो शेयर गिर के $27 पर शेयर हो गया, जिससे उनकी बहन को बहुत ज्यादा दुख हुआ। वो हमेशा स्कूल जाते समय बफेट को ये याद दिलाती कि उनकी वजह से उनको कितना बड़ा नुकसान हुआ, और ये सुन के बफेट भी हमेशा दुखी हो जाते। बफेट फिर वेट करने लग गए कि उस शेयर का प्राइस कभी तो बढ़ेगा, और जब भी उस शेयर का प्राइस $40 हुआ तो उसने उस शेयर को तभी बेच दिया और अपनी बहन के लिए $6 का प्रॉफिट बना लिया। बट बाद में उन्होंने अपने डिसीजन पे बहुत ज्यादा रिग्रेट किया जब सिटी सर्विस का शेयर बढ़कर $202 पर शेयर हो गया। और इस गलती से उन्होंने 3 लाइफ लेसन सीखे। सबसे पहला लेसन, बगैर समझे कभी भी शेयर नहीं खरीदना चाहिए। दूसरा लेसन, थोड़े प्रॉफिट की लालच में कभी भी शेयर नहीं बेचना चाहिए। और तीसरा लेसन,
दूसरे लोगों के पैसे इन्वेस्ट करना बहुत बड़ा मसला हो सकता है। अपने हाई स्कूल तक वो बहुत सारे नए नए बिजनेस से पैसे कमा रहे थे, जिसमें से बार्बर शॉप में पिनबॉल मशीन लगाने से लेकर न्यूज़पेपर डिलीवर करना शामिल था। 1947 में 17 साल के हो जाने पे उन्होंने अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया और वो कॉलेज नहीं जाना चाहते थे क्योंकि वो अपने बिजनेस से काफी अच्छा पैसा कमा रहे थे। बट उनके फादर ये चाहते थे कि वो वॉर्टन बिजनेस स्कूल में पढ़ने जाएं। वॉरेन वहाँ 2 साल रहे और 2 साल के दौरान वो हमेशा ये कंप्लेन करते रहे कि वो अपने प्रोफेसर से ज्यादा जानते हैं। फिर 2 साल बाद ओमाहा वापस आकर वो यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का में पढ़ने लग गए। फुल टाइम काम करने के साथ साथ ही उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन 3 सालों में कंप्लीट कर ली। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में मास्टर्स के लिए अप्लाई किया, बट हार्वर्ड ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया और इसको अभी तक हार्वर्ड का सबसे बड़ा गलती माना जाता है। उस वक्त बफेट की रीडिंग की पैशन की वजह से वो ओमाहा पब्लिक लाइब्रेरी के इन्वेस्टिंग के सारे बुक्स पढ़ चुके थे, मगर जो एक बुक उनको बहुत ज्यादा पसंद आई वो थी द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जिसके ऑथर थे बेंजामिन ग्राहम, जो आगे चलकर बफेट के मेंटर और हीरो बने। जब भी बफेट को ये पता चला कि बेन ग्राहम यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में पढ़ा रहे हैं तो उन्होंने जल्दी से वहां के लिए अप्लाई किया और उनका सिलेक्शन भी हो गया। और इस एक्सपीरियंस ने उनकी जिंदगी पूरी बदल के रख दी, क्योंकि बेंजामिन ग्राहम से ही उन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट सबक सीखा, जो एक सिंपल आइडिया था जो कि कंपनीज को उनकी असल वैल्यू से नीचे खरीद कर उनकी असल वैल्यू पे बेच देने का। अगर किसी कंपनी की असल वैल्यू $100 है मगर आज वो $50 पे मिल रही है तो उसे लेकर बैठ जाना चाहिए, और जब वो अपनी असल वैल्यू पर वापस आए तो उसको बेचकर अपना प्रॉफिट बना लेना चाहिए। और वैल्यू इन्वेस्टिंग का यही एकदम सिंपल आइडिया उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल साबित हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उन्होंने बेन ग्राहम की कंपनी में काम करने के लिए अप्लाई किया, बट पहले उनको रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उस समय बेन ग्राहम सिर्फ ज्यूज को ही हायर कर रहे थे। फिर ओमाहा वापस आकर उन्होंने एज अ स्टॉक ब्रोकर और टीचिंग का काम शुरू किया, बट उसके थोड़े ही साल बाद उनको बेन ग्राहम की कंपनी में काम करने का मौका मिल गया। अगले 2 साल बफेट ने अपने हीरो के साथ काम किया, मगर 2 साल बाद बेन ग्राहम रिटायर हो रहे थे तो उनको अपनी पार्टनरशिप बंद करनी पड़ी। फिर 1956 में बेन ग्राहम ने अपनी खुद की पार्टनरशिप शुरू करने का फैसला किया और उस समय वो सिर्फ 25 साल के थे। बफेट ने सिर्फ $1,05,100 के साथ शुरू किया, जिसमें उनके सिर्फ 7 पार्टनर शामिल थे, जिनमें ज्यादातर उनके क्लोज फैमिली फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ही थे। बफेट कोई भी मैनेजमेंट फीस चार्ज नहीं कर रहे थे, लेकिन 6% से ऊपर वो जो भी रिटर्न कमा रहे थे उसका 25% चार्ज कर रहे थे, और साथ ही साथ वो लॉस शेयर करने के लिए भी तैयार थे। फिर 1962 के आते आते वो एक मिलियनेयर बन चुके थे और उनके पार्टनरशिप की टोटल वैल्यू अब 7 मिलियन क्रॉस कर चुकी थी, और उन 7 मिलियन में से 1 मिलियन सिर्फ वॉरेन बफेट के ही थे और वो एक मिलियनेयर बन चुके थे। वो 32 साल की उम्र में ही मिलियनेयर बन चुके थे और अपने बचपन में कही हुई बात को 3 साल पहले ही सच कर दिखाया। 1968 का ईयर वॉरेन के लिए सबसे बेस्ट ईयर था, क्योंकि वहां उन्होंने 58.8% का रिटर्न कमाया, जहां मार्केट ने सिर्फ 7.7% का ही रिटर्न दिया था। दोस्तों, अगर आप 1957 में वॉरेन बफेट के साथ $100,000 इन्वेस्ट करते तो 1969 तक वो $1,700,000 हो जाता। और दोस्तों, वहीं उसका एनुअल कंपाउंडेड रिटर्न फीस से पहले 29.5% था और फीस के बाद 24.5% होता, बल्कि मार्केट ने उसी टाइम पीरियड में सिर्फ 7.4% रिटर्न दिया था, और ये एक ऐसी परफॉर्मेंस थी जो कभी भी नहीं देखी गई थी। बफेट इन्वेस्टिंग की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम बन चुके थे, मगर 1969 में मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर आ चुकी थी और शेयर बहुत ज्यादा महंगे हो चुके थे और सस्ते शेयर ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इसीलिए बफेट ने अपने पार्टनरशिप को बंद करने का फैसला किया। वॉरेन बफेट अब तक जिस टाइप की इन्वेस्टिंग से पैसा कमाते आ रहे थे वो उनको बेन ग्राहम ने सिखाई थी। उसको नेट इन्वेस्टिंग या फिर सिगार बट इन्वेस्टिंग कहते हैं। आइडिया ये था कि ऐसी कंपनीज लेनी है जिस पे ज्यादा लोगों का ध्यान ना हो, इसीलिए उनकी प्राइस गिर चुकी हो उनके वैल्यू के कंपैरिजन में। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी के पास $10 बिलियन के एसेट हैं मगर उनके पास $3 बिलियन का उधार है, मतलब कि उधार वापस करने के बाद भी उसका नेट वैल्यू $7 बिलियन है। और अगर वो कंपनी हमें $3 बिलियन के प्राइस पे मिल रही है तो हमें वो कंपनी के शेयर्स खरीद लेने चाहिए और वेट करना चाहिए कि उसकी वैल्यू कब $7 बिलियन पे वापस आए। दोस्तों, इस टाइप की इन्वेस्टिंग में भले ही कंपनी का करंट कंडीशन बहुत बेकार है, मगर उसका प्राइस इतना अच्छा है कि आप उसमें अच्छी खासी प्रॉफिट बना ही लेते हैं। और दोस्तों, इस टाइप की इन्वेस्टिंग को वॉरेन बफेट सिगार बट इन्वेस्टिंग कहते हैं। उनके मुताबिक ये कुछ ऐसा ही है कि आपको सिगार का एक गिरा हुआ टुकड़ा मिला हो जो किसी ने पी के फेंक दिया हो,
मगर वो कितना भी घिनौना क्यों ना हो, आपको फ्री में पफ तो मिल ही रहे हैं। और शुरुआत के साल में वॉरेन बफेट ने ज्यादातर पैसा इसी तरीके से कमाया। फिर उनके लाइफ में एंट्री हुई उनके पार्टनर चार्ली मंगर की, जिनकी वजह से उनका इन्वेस्टिंग मेथड सिगार बट इन्वेस्टिंग से हटकर क्वालिटी कंपनीज खरीदने में आया। फिर वो ऐसी कंपनीज खरीदने लग गए जिनको खरीद कर कभी बेचना ना पड़े, और उनकी अच्छी बिजनेस की वजह से उन कंपनीज का वैल्यू अपने आप कंपाउंड होता रहे। और इस तरह वो सस्ती प्राइस और एवरेज बिजनेस वाली कंपनीज से मूव होकर एवरेज प्राइस और ग्रेट बिजनेस वाली कंपनियां खरीदनी शुरू कर दी, जिसमें अमेरिकन एक्सप्रेस, कोका कोला और जिलेट जैसी बेहतरीन कंपनियां शामिल थी। और यही वो चेंज था उनके अप्रोच में जिसने उन्हें एक मिलियनेयर से मल्टी बिलियनेयर बना दिया। लेकिन अपनी सिगार बट इन्वेस्टिंग वाली टाइम पे वॉरेन बफेट ने एक टेक्सटाइल कंपनी खरीदी थी जिसका नाम था बर्कशायर हैथवे। लेकिन उसका मेन बिजनेस इतना अच्छा नहीं चल रहा था, मगर प्राइस इतना सस्ता था कि बफेट उसके शेयर्स खरीदते गए। मगर आखिरकार उनके पास इतने शेयर आ गए कि वो कंपनी के चेयरमैन बन गए। उनकी काफी कोशिशों के बाद भी उस कंपनी का बिजनेस नहीं सुधर पाया, और आखिरकार वो उस कंपनी के पार्ट सेल करके उनके पैसों को दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करने लग गए। ऐसे ही आगे जाकर बर्कशायर का ओरिजिनल बिजनेस तो बंद हो गया। बफेट ने उस बिजनेस के पैसों को इन्वेस्ट करके इतना पैसा बना लिया था कि कंपनी का नया काम ही इन्वेस्टमेंट बन गया। और आज भी बफेट की ज्यादातर दौलत बर्कशायर हैथवे में ही है। अगर हम बफेट की नेटवर्थ का चार्ट देखें तो वो हमें कंपाउंडिंग की चार्ट का एग्जैक्ट कॉपी ही दिखता है, जिसमें उनकी ज्यादातर दौलत आखिरी सालों में ही बनी है। चार्ली मंगर का कहना है कि एक सिंपल आइडिया लीजिए मगर उसको बहुत सीरियसली लीजिए, और यही चीज बफेट ने हमें कंपाउंडिंग की आइडिया के साथ करके दिखाई है। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि बफेट ने अपने डेथ के बाद अपना 99% वेल्थ एक चैरिटी में देने का फैसला किया है। वो आज भी बहुत सिंपल लाइफ गुजारते हैं, वही सेम घर में रहते हैं, वही सेम गाड़ी चलाते हैं और वही सेम खाना खाते हैं। और यही चीज हमें बताती है कि उनको पैसे के मजे से कोई मतलब नहीं है, उनको अपने काम में मजा आ रहा है, और उनका काम उन्हें पैसा देता है, ये अलग बात है। और इसीलिए आज भी वो 89 इयर्स की एज में ऑफिस जाते हैं। दोस्तों, नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल के रेगुलर अपडेट्स हमेशा मिलते रहें।